हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 7 क्लास का त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होता है? सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी आकृति उसका फोटोकॉपी के साथ जब हम लोग तुलना करते हैं, कोई भी आकृति है, कोई भी पेज है, अगर उसका सेम टू सेम एक जीरोक्स कॉपी अगर आपके पास है तो दोनों पे आप जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको उसका आकार और उसका माप समान दिखाई देगा। उसी चीज को हम लोग कहते हैं सर्वांग क्षमता। मतलब देखने में जो बिल्कुल भिन्न न लगे, आकार में भी और साइज में भी। कहने का मतलब जैसे आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो है, हम लोग जब पासपोर्ट साइज का जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है, तो जब हम लोग दुकान पे जाते हैं तो स्टूडियो में जाने के बाद हम लोग वहां से एक 6 कॉपी का, 8 कॉपी का, 10 कॉपी का जब हम लोग पासपोर्ट साइज बनवाते हैं तो आप देखिएगा वो जो साइज बनकर बना के देता है वो सेम साइज रहता है, सारे फोटो का साइज सेम रहता है। कहने का मतलब आप अगर कोई एक तो 6 फोटो अगर मेरे पास है, मेरा पासपोर्ट फोटो 6 फोटो मेरे पास है, उसमें से अगर एक फोटो अगर हम पकड़ लें और उसको फिर मिला देंगे तो वो जो हम लोग पहले ढूंढे थे, जो मेरे पास पहला फोटो था, उसको अब ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा फोटो मेरे हाथ में पहले था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आकार में और माप में समान हो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता का मतलब जो सभी अंग जिसका समान हो, हम लोग सभी तरीके से। कोई भी अगर हम लोग 2 पेन लेते हैं, जैसे ये रेड पेन है तो यही रेड पेन का एक कॉपी अगर मेरे पास और रहता तो दोनों आपस में क्या कहलाता? सर्वांग क्षमता कहलाता। समान आकार का है, इसका मेजरमेंट माप भी क्या है, सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सर्वांग क्षमता जिसमें आकार और माप दोनों समान हो, हम लोग उसको सर्वांग क्षमता कहते हैं। अगर 2 त्रिभुज हमारे पास है, दोनों का आकार और माप अगर समान है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग क्षमता है। अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी, एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका ये फोटोकॉपी है, इसको उठा करके इसको ऊपर में रख देंगे तो ये जो पीछे वाला है, ये जो एबीसी वाला ट्रायंगल है, ये झप जाएगा, छिप जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो त्रिभुज है ये आपस में सर्वांगसम त्रिभुज है। तो किसी भी जैसे ट्रायंगल में सर्वांगसम होने के लिए कब कब हम लोग 2 त्रिभुज का सर्वांगसम कर सकते हैं? तो हमारे पास 5 नियम है। अगर ये 5 नियम आपके पास है, अगर वो त्रिभुज 5 नियम में से किसी भी एक नियम को अगर वो फॉलो करता है तो कहेंगे कि हम लोग दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। आइए, पहला है क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है त्रिभुज का सर्वांगसम होने का पहला क्राइटेरिया है SSS, साइड साइड साइड। अगर कोई त्रिभुज है उसमें तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। उसका दूसरा फंडा है साइड एंगल साइड। 2 साइड और बीच का कोण अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज जो है वो SAS सर्वांगसम नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तो सबसे पहला उठाते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा है एंगल एंगल साइड और आखिरी है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो बारी बारी से समझते हैं। पहला हम लोग लेते हैं कि अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होने के लिए SSS नियम क्या कहता है? जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR ले लीजिए। अब ये दोनों त्रिभुज हम लोग सेम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? दोनों त्रिभुज सेम टू सेम होगा, कब कह सकते हैं ऐसा? तो दोनों त्रिभुज सेम टू सेम होगा मतलब सर्वांगसम होगा। उसके लिए 5 बात में से कोई भी एक ठो बात अगर फॉलो करेगा ये दोनों ट्रायंगल तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तो पहला है SSS। तो अगर एक त्रिभुज है उसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज का, इस त्रिभुज का AB साइड इसका PQ के बराबर, BC साइड QR के बराबर और AC साइड PR के बराबर अगर है, इसी त्रिभुज में तीनों भुजा एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा?
सर्वांशम होगा। ये सर्वांशम को लिखने का एक संकेत है, सिंबल है मैथमेटिक्स में। सर्वांशमता को हम लोग इस तरह से इसको सिंबल में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 है, 10 है और ये 15 है, तो अगर ये भी 5 है, 10 है, 15 है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर का है, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर का है, इसमें ये वाला नीचे वाला बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो है 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। अगर तीनों साइड दोनों त्रिभुज का इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांशम होगा, सभी अंश से समान होगा। पहला बात समझ में आ गया होगा। दूसरा लेते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, तो साइड एंगल साइड कहता है कि एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज में ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल अगर है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांशम होगा। किसी त्रिभुज में दो भुजा और बीच का कोण, दोनों भुजा और दोनों भुजा के बीच का कोण, किसी त्रिभुज में पहले त्रिभुज में दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर है, समान है, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांशम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या कहता है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। इसमें एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर पहले ट्रायंगल में एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर, इसमें ये एंगल इसके बराबर, और दोनों एंगल का बीच का साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, दोनों एंगल के बीच का साइड ये वाला अगर बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांशम होगा। पहले ट्रायंगल में दो कोण और बीच का साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो कोण और बीच का साइड अगर बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम होगा। बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, और ये जो बीसी भुजा है वो ई एफ के बराबर अगर है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सर्वांशम होगा। आइए इस पर बात करते हैं। दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है हमारे पास। इसमें कहता है एंगल एंगल साइड का मतलब दो कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये जो साइड है दोनों कोणों के बीच वाला साइड को छोड़ दीजिए, दोनों कोण का बीच वाला साइड को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। बाकी जो बचता है दो गो साइड उसमें से कोई भी एक ठो, ये वाला साइड, दोनों कोण के बीच वाला साइड को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है इन दोनों में से कोई एक ठो, जैसे ये वाला एसी तो डी एफ के बराबर अगर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम होगा। ये वाला चीज और ये वाला चीज में थोड़ा सा अंतर है, दो कोण और बीच का साइड अगर इक्वल है तो बोलेंगे एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम होगा। और ये कहता है दो कोण और बीच वाला साइड को भूल जाइए, बीच वाला साइड नहीं, बाकी जो बचता है दो को, जैसे ये वाला बचता है, ये वाला बचता है, ये AC इसके बराबर हो जाए, या ये वाला AB DE के बराबर हो जाए, तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांशम होगा। फिर से समझिए, दोनों कोण और बीच वाला साइड को भूल गए, बीच वाला साइड नहीं, बाकी जो दो बचता है साइड AC या AB में से कोई एक ठो, अगर AC बराबर है DF का, दो कोण AC बराबर है DF का एक भुजा अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें और इसमें जरा सा अंतर है, इसमें दोनों कोण जो लेते हैं उसके बीच का भुजा लेते हैं, और इसमें दोनों कोण लेते हैं बीच वाला भुजा को छोड़ देना है, बाकी जो बचता है उसमें से कोई एक ठो अगर बराबर है तो बोलेंगे दोनों त्रिभुज एंगल एंगल
साइड से सर्वनाम। आइए इसमें बात करते हैं आरएचएस। आरएचएस कहता है कि एक राइट एंगल है, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वनाम होगा आरएचएस से। तो जब पहला त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री, और 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण, ये वाला 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण, ये वाला भुजा बराबर हो जाए। दोनों ट्रायंगल में, पहला ट्रायंगल में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और दोनों भुजा में से कोई एक तो भुजा बराबर होना चाहिए। ये भुजा इसके बराबर अगर है दिया हुआ, ये इसी का बराबर देगा। अगर मान लेते इसको नहीं लेते तो इसको लेना पड़ता है, बीसी बराबर तब क्यू आर देना पड़ता है। अगर ऐसा है, एक कोण 90 होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई एक तो साइड बराबर होना चाहिए, जैसे ए बी बराबर पी क्यू है, तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वनाम है। तो यही 5 क्राइटेरिया है, कंडीशन है दो त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट बताने का, सर्वनाम सिद्ध करने का। बस इतना ही है बाबू। क्लास 7th में ये दिया हुआ है, और क्लास 9th में एक चैप्टर ही है सर्वनामता का। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि क्लास 9th में अब से एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो अगर आपका क्लास 9th में अगर आप हैं और मैथमेटिक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट, चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है, तो आप शायद एमसीक्यू के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाइएगा। तो बाबू, अगर आप क्लास 9th में हैं और हर चैप्टर का जानकारी अगर आपको बेसिक से नहीं है, तो केवल रटा रटाया बात हो जाएगा, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके हाथ में मोबाइल फोन ना दिया जाए तब, या कोई टीचर आपको अगर चीटिंग नहीं करवा रहा है, तब आप पास कर सकते हैं। लेकिन अगर बाबू मोबाइल भी हाथ से छीन लिया और कोई टीचर हेल्प अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं किया, तो बाबू रे तुम तो फेल हो जाएगा, है ना। तो हर चैप्टर का जानकारी जरूर रखिए, बेसिक से पढ़िए। क्लास 6 में आप जब रहते हैं, या आपका भाई बहन कोई भी अगर क्लास 6 में है, तो उसको क्लास 6 से ही पढ़ने का आदत पर लगाइए। उसको कम से कम एक बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको हिंदी पढ़ने जरूर आना चाहिए। अगर बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाता है, तो शायद ही वो जो है वो एनसीईआरटी बुक को, जो जेसीईआरटी बुक जो है, उसको पढ़ पाएगा, उसको समझ पाएगा। और जब तक आप एनसीईआरटी बुक के पूरे चैप्टर को थ्रू आउट अगर पढ़ते नहीं है, रीडिंग नहीं करते हैं, उसको अगर इत्मीनान से बैठ के नहीं पढ़ते हैं, तो बाबू बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आए, तो फिर आपको कोण समझ में नहीं आएगा, एंगल समझ में नहीं आएगा, त्रिभुज समझ में नहीं आएगा, उसमें भुजा समझ में नहीं आएगा। फिर वही रटते रहिए, दू का दू और 19 का पहाड़। यहां तक कि जब क्लास 6 में बच्चा पढ़ता है, तो उसको टेबल सरकारी स्कूल में, अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे संख्या में बच्चे हैं जिनको टेबल तक याद नहीं है। क्लास 6 में पढ़ता है, क्लास 8 में पढ़ता है, क्लास 9th में पढ़ता है बच्चा, और उसको टेबल पता नहीं है। वो 13 का पहाड़ा नहीं बोल पाता है, वो 19 का पहाड़ा नहीं बोल पाता है। तो जब आपको टेबल ही नहीं पता है, तब तो आप गुना भाग आपके लिए काफी परेशानी हो जाएगा। फिर जब आप क्लास 10th में जाइएगा, तो वहां पर आएगा गुणनखंड, फिर आप वहां पर फैक्टर नहीं निकाल पाइएगा, गुणनखंड नहीं कर पाइएगा, फिर आप उसको a+b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ भी नहीं पाइएगा, फिर उसको आप a+b के होल क्यूब के रूप में तोड़ भी नहीं पाइएगा। तो समस्या जब आप 10th में जाते हैं तो बढ़ती जाता है। फिर जब बारी आती है 10th पास करने के बाद कि साइंस लेके आर्ट्स या कॉमर्स, तो आप दोस्त का सहारा लेते हैं कि मेरा दोस्त क्या लिया, वो साइंस लिया कि आर्ट्स लिया कि कॉमर्स लिया कि आईटीआई किया कि पॉलिटेक्निक करेगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो बाबू, कुछ भी समझ में नहीं आए तो जब समय बीत जाता है, तो केवल और केवल दिल में ठेस पहुंचेगा, और उस वक्त आप बिल्कुल अकेला महसूस कीजिएगा, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं होगा। इसलिए क्लास 6 से ही आप अपने नींव को मजबूत कीजिए। साइंस का आपके पास जो भी बुक है, उसको रीडिंग कीजिए, उसको
उसको रीडिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे करके समझ आपके अंदर में विकसित होता जाएगा। आप सबसे पहले क्लास 10th में अगर आप हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर बनाइए घर पर। आप चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, उसके प्रैक्टिस को कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको लगाइए, मॉडल पेपर है उसको बनाइए। उसको जब तक आपका एग्जाम करीब नहीं आता है तब तक आप इसी में लगे रहिए, और जब आपका एग्जाम करीब में आता है उस वक्त पीछे का चीज पढ़ने का नहीं है बाबू। उस वक्त आप बोलेगा अभी इसको याद करेंगे, वो नहीं हो तो उस वक्त केवल और केवल रिवीजन मांगता है कि आपका एग्जाम से पहले तक रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है। और एग्जाम के समय में केवल आप देखते हैं चैप्टर में कि कुछ छूटा तो नहीं है। आप देखते हैं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के पेपर को, जब आप जैक से या आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड में एग्जाम से पहले मॉडल पेपर निकलता है। तो जब आप मॉडल पेपर को देखते हैं उस वक्त आपके चेहरे से हवाइयां उड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करे। बस वो जाता है, मॉडल पेपर का एकदम चीर फाड़ पोस्टमार्टम कर देता है और इन्हें भरता है उन्हें भरता है, कहां कहां नहीं भरता है। एग्जाम सेंटर में जाके आपको देखना चाहिए कि कहां कहां से शरीर के हर अंग में आप चीट दिखाई देगा, बाहर से नहीं दिखता है। शायद कोई मशीन बना देना चाहिए उसके लिए भी कि मशीन के सामने खड़ा हो जाने से अंदर में जितना भी चीट वगैरह सब है वो सब कुछ दिखाई दे देगा, एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे देगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे।